दिल्ली विश्वविद्यालय में फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था कार्यकारी परिषद (ईसी) और विद्वत परिषद (एसी) चुनाव में डीटीए के पैनल से ईसी उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे व ईसी उम्मीदवार सुनील कुमार से खास बातचीत। सर, डीटीए के पैनल के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आपका एक मेंबर पैनल ऑलरेडी जीत चुका है, तो अब आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपका जो एसी का है इलेक्शन वो किस तरह रुख लेकर चल रहा है? और देखिए, मैं नरेंद्र पांडे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का डीटीए समर्थित उम्मीदवार हूं। और आपने बड़ा सही पूछा कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन किन प्राथमिकताओं के साथ चुनाव में सामने आ रहा है। तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा संगठन जो है तदर्थ शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति अविलंब हो, और विशेष रूप से जो दिल्ली सरकार के द्वारा वित्त पोषित 28 महाविद्यालय हैं, हम चाहते हैं कि उन महाविद्यालयों में अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अविलंब शुरू हो, और वहाँ जो हमारे तदर्थ साथी कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, हम चाहेंगे और हम इसको इंश्योर करेंगे पूरी चौकीदारी के साथ कि उनका वहीं पे उनकी अस्थायी भर्ती हो, समायोजन की प्रक्रिया वहाँ पूरी की जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता डीटीए के संगठन के रूप में हम देखते हैं। दूसरी जो हमारी बहुत एक बड़ी जो है हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है, वो ये है कि वैसे टीचर्स जो जिनके पास पीएचडी नहीं है वो कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बने, ताकि उनको भी एक समयबद्ध प्रोन्नति का मौका मिले। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिलाएं इन दिनों तदर्थ शिक्षक के रूप में कई महाविद्यालयों में काम कर रही हैं। तो हमारी प्राथमिकता का एक मसला वो भी है कि उनको मैटरनिटी लीव और दूसरे मेडिकल इंटाइटलमेंट्स मिलें, ताकि वो हायर एजुकेशन को लेकर के उनकी जो कमिटमेंट हैं उनको टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में उसको एक क्वालिटेटिव टर्न दिया जा सके, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिल सके। इसके अलावे अभी जो मोदी सरकार है उसने नई शिक्षा नीति का एक प्रस्ताव जो है वो रखा है, और उसको लोकसभा में बिना कोई बहस कराए सरकार ने उसको पारित कर दिया है। हम उसके सख्त खिलाफ हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप सामने आया है, अगर वो कार्यान्वित होता है तो उसके कारण शिक्षा बड़ी महंगी हो जाएगी, और उस महंगी शिक्षा को खास तौर पर जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी समाज के सीमांत जो समूह के बच्चे बच्ची आते हैं हायर एजुकेशन में, उनको हायर एजुकेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे सरकार ने जिस तरीके से कहा कि अब हम ग्रांट नहीं देंगे, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस लोन ले, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और इस पर तमाम शिक्षक संगठन एकबद्ध हैं और हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। 12 फरवरी के बाद विशेष रूप से नई शिक्षा नीति को लेकर डीटीए जो है शिक्षकों के बीच जा कर के उनको जागरूक करेगा और ये बताएगा कि क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली की राजनीति को आम आदमी पार्टी ने बदला है, उस तरह आप हमें एक मौका दें। हम यहाँ के व्याकरण और इसकी भाषा और इसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करेंगे। 12 फरवरी को वो अपना मत दें, और वो मत बदलाव का मत होना चाहिए। डीटीए पुरजोर अब की बार अपने उम्मीदवारों को जिताने में सक्सेस रहेगा। आपको जानकारी है कि हमें 33% सफलता मिल चुकी है। लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो हमारे संगठन ने 33% मैदान मार चुका है, और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है कैंपेन के दौरान वो एक क्रॉस यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पांस बहुत इनकरेजिंग है। और हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन में हम इस कैंपेन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा देंगे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शायद एनडीटीएफ जो कि बीजेपी समर्थित शिक्षक मोर्चा है, उसको सोचना पड़ेगा कि लड़ाई जो है सचमुच में डीटीए के साथ है, न कि एडी और लेफ्ट समर्थित डीटीएफ के साथ है। ये सब संभव हो पाया आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति है उसके कारण। निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जो कार्य किया है, उसके कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हमारे शिक्षक संगठन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जो फील गुड फैक्टर शहर में है, वो फील गुड फैक्टर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है, और हम उसको एक संगठन का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमें इसका पक्का विश्वास है कि 12 फरवरी को जो चुनाव होगा, उस चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उससे विश्वविद्यालय की राजनीति जो है हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक आपने और भी काफ़ी अच्छा जो 5 दिसंबर का जो लेटर था उसको आपने अक्सर लागू करवा लिया है। जी, हमने पहले ही ये वायदा किया था। जिस दिन नॉमिनेशन पेपर हमने भरा, हमारे संगठन प्रभारी डॉक्टर हंसराज सुमन ने अपने
कई इंटरव्यूज़ में इस बात को एम्फेसिस दिया, इस पर जोर दिया कि 5 दिसंबर 2019 का जो त्रिपक्षीय समझौता है और उसके संदर्भ में जो मसविदा बना है, वो मसविदा हमारे लिए जो है नॉन निगोशिएबल है और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और एक के बाद एक हमारी गवर्निंग बॉडी के जो चेयरपर्सन हैं वो लेटर लिख करके यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को बता रहे हैं कि ये 5 दिसंबर 2019 का जो पत्र है वो आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही टीए की रिकवरी को लेकर के जो चर्चा चली है उसके कारण शिक्षकों में जो बेचैनी और गुस्सा है, तो कम से कम 28 महाविद्यालयों में टीए की रिकवरी नहीं होने जा रही है और इसका सीधा जो प्रेशर पड़ेगा, इसका जो दबाव पड़ेगा विश्वविद्यालय प्रशासन पर पड़ेगा, ताकि जो ट्रस्ट के द्वारा रन किए गए कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड कॉलेज हैं, वहाँ भी हम इसके बाद मोर्चा खोलेंगे और उस मोर्चे को हम एक सफल रूप देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं डीटीए पूरे बहुमत के साथ आगे आए। निश्चित तौर पे अगले 10 दिन में हमारे कैंपेन की इंटेंसिटी उस लेवल पर जाएगी जहां हमारे दुश्मन जो आज ही वो फेड अप लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, डिमोरलाइज लग रहे हैं, जबकि हमारा कैंपेन जो लगातार नए लोग हमसे जुड़ने आ रहे हैं, कई ऐसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं एकेडमिक काउंसिल में, वो ये कहते हैं कि हमें आप अपने पैनल पर ले लीजिए। इससे ये पता चलता है कि हम शिक्षकों के बीच एक गहरी पैठ बना चुके हैं और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वोट के रूप में 12 फरवरी को। धन्यवाद सर। आप भी मोर्चा संभाले हुए हैं जी तो आपकी क्या कुछ नीतियाँ, क्या कुछ वो हैं विचार हैं और क्या कुछ आप सर, सबसे पहला विचार तो हम कमिटेड हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इस बार मैं डीटीए की तरफ से एकेडमिक काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 21 है सर। मेरा सर वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कि जो 5 दिसंबर का लेटर जिसके लिए मैं कहूँ तो एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत जो लेटर आया उसको हम विदाउट चेंजिंग, मतलब कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज एज इट इज़, उसको हम लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े। जहाँ की जिसके आप शुरुआत में आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग अपने जो अंतर्गत दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉलेज है उनमें तो हमने इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेज हैं वहाँ पर इस चीज़ को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। साथ ही साथ सर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो मैं कहूँ तो जन विरोधी नीति कहूँ या कहूँ उसको दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी सेक्शन के लोग जो बहुत आसानी से आज शिक्षा ले पाते थे, जो इन्होंने नाम दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं उसको कहता हूँ नो एजुकेशन पॉलिसी। कोई एजुकेशन नहीं मिलने वाली उसमें। इन समाज के जो गरीब तबके हैं, कुचले तबके हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के सेक्शन है, जो गरीब EWS सेक्शन से जो लोग आते हैं, क्या वो इतनी महंगी फ़ीस देकर अपनी शिक्षा को ले पाएंगे? पहले की सरकार ने सन 2004 में आकर इसी सरकार के मतलब जो आज सरकार केंद्र में चल रही है वो NPS लाए, जिसका नाम कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। मैं उसको नो पेंशन स्कीम कहता हूँ क्योंकि उसमें कोई पेंशन नहीं है, हमारा ही पैसा, उसका हमें ब्याज मिलता है। उसी प्रकार आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैं नो एजुकेशन पॉलिसी कहता हूँ। ये सीधा एक सरकार की साजिश है जिसमें जो समाज के लोग, जो हमारे जैसे लोग कुछ पहली पीढ़ी में लोग पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, उनको इस जिसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, समाज में उनको नहीं बढ़ने दिया जाए, उसकी तरफ एक सरकार का ये सोचा समझा कदम है। और मैं चाहता हूं कि इसको सरकार को तुरंत इस पे विचार करना चाहिए। इसमें कुछ इस प्रकार से संशोधन करने चाहिए कि जो दबे कुचले लोग हैं या जो समाज में ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं जो एजुकेशन अभी ले पा रहे हैं कम आप कह लीजिए पैसे में, उनको भी इसका प्रावधान किया जाए कि वो किस प्रकार इस पूरी एजुकेशन को ले पाएँ, क्योंकि इसमें अब आप देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा जोर है। साथ ही साथ इसमें अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्चुअली सिस्टम होगा या परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी। यदि परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी और अगर निजीकरण हो गया तो क्या रोस्टर फॉलो होगा, क्या आरक्षण नीति लागू होगी। ये वैसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर मुझे लगता है संवाद होना चाहिए। और मैं तो सभी हमारे जो एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनको इस बात के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिबेट करते हैं और हम बताते हैं कि आपके क्या मुद्दे और हमारे क्या मुद्दे हैं, और फिर मतदाताओं को डिसाइड करने देते हैं कि कौन बेहतर है और वो किसको उन्हें वोट देना चाहिए।